स्वागत है दोस्तों आपके अपने क्लासेस वीएमएस क्लासेस में फिर से। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय है और सभी विद्यार्थियों का एक ही सपना होता है कि हम बिहार टॉप करें। मेरा भी गांव में बहुत अच्छा नंबर आए, 450 प्लस नंबर आए, 480 नंबर आए, है कि नहीं। सबका अपना अपना क्या होता है, एक ड्रीम होता है। उसी ड्रीम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका रोल निभाएगा वो आपका रोल निभाएगा आपका आंसर राइटिंग। क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ये परीक्षा दो टाइप से हो रहे हैं। एक टाइप है आपका ऑब्जेक्टिव और एक टाइप है आपका सब्जेक्टिव। एक टाइप है ऑब्जेक्टिव और एक टाइप है आपका सब्जेक्टिव। इसी सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा वो आपका निभाएगा कौन चीज, कि एग्जाम हॉल में कॉपी को लिखना कैसे है। एग्जाम हॉल में कॉपी को लिखना कैसे है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। जैसे कि आप जानिएगा कि आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको कुछ इस तरीके का कॉपी आएगा आपके सामने। क्या आएगा, इस तरीके का कॉपी आएगा आपके सामने और इस कॉपी में आपको ये देखना है कि लिखना कैसे है। जैसे कि मान के चलिए कि पढ़ता सब है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो आंसर राइटिंग लिख रहे हैं वो प्रदर्शन किस प्रकार कर रहे हैं, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है प्रदर्शन किस प्रकार कर रहे हैं। तो हम आज के वीडियो में यही जानेंगे कि कॉपी लिखेंगे कैसे, मतलब कि एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखे और टॉपर आंसर राइटिंग कैसे लिखता है। टॉपर आंसर राइटिंग कैसे लिखता है यानी सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर में हम लोग आज जानेंगे कि टॉपर आखिर कैसे लिखता है और कैसे लिखना चाहिए। हम ये जानेंगे कि इतिहास में कैसे लिखने हैं, पत्र कैसे लिखे जाते हैं, निबंध कैसे लिखे जाते हैं, मैथ में कैसे क्वेश्चन लिखे जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए अभी आपके बोर्ड परीक्षा में मान के चलिए ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन कोई दे देगा, तो ज्योग्राफी का यहाँ पे देख रहे हैं हम बैकग्राउंड में लगा के रखे कि ज्योग्राफी का मैपिंग किस साइड में करना है ना, कितने लाइन से स्टार्ट करना है, प्रश्न को कैसे डिनोट करना है, मैथ के बॉक्स में आंसर को कैसे घेरना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक दे दिए निबंध। सर निबंध को कितने पेज में लिखना है, क्योंकि निबंध आप जान रहे हैं कि हिंदी में 10 नंबर का केवल निबंध रहता है। तो निबंध को कितना पैराग्राफ में कितना अंडरलाइनिंग, ये तमाम हम चीज आज जाने हैं। जैसे मैथ पढ़ने के बाद रफ कैसे होता है, सर रफ कहाँ लिखा जाता है, रफ का कैसे यूज करेंगे, मैथ में रफ कॉपी देगा नहीं देगा, जो भी आपका है सब कुछ हम आंसर बता देंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके बोर्ड परीक्षा में ये कॉपी रहेंगे। ठीक है, एक आयताकार कॉपी रहेगा आपके बोर्ड परीक्षा में और इस कॉपी में दोनों तरीके के एक साथ आपके चौथाई रहेंगे। क्या रहेंगे बाबू, चौथाई रहेंगे। ठीक है, और इस पे एक BSEB का टैग लगा होगा। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मान के चलिए हम आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये रखना है याद कि आपका जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो राइटिंग पे डिपेंड करने वाला विषय है वो विषय का नाम है हिंदी। क्या नाम है, हिंदी। जब आप लैंग्वेज पेपर यानी 17 तारीख का जो एग्जाम है वो हिंदी से ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हिंदी में हम लोग का टारगेट है कि 100 में कम से कम 96 प्लस नंबर जाए। और बिल्कुल वीएमएस क्लासेस में हम जैसे जैसे बाबू बता रहे हैं, होमवर्क सी चला रहे हैं, वैसे करना है। ठीक है, मान के चलिए एक क्वेश्चन दे दिया कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखे, और ये क्वेश्चन मान के चलिए 2025 में पूछा हुआ है। क्या सर वहां हमको भी क्वेश्चन लिखना होगा? हम फिर से बोल रहे हैं वहां आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं ताकि हम आपको समझा सके। क्या कर सके, समझा सके, आपको वहां लिखना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो पत्र पूछेगा। जैसे ही आपके परीक्षा में पत्र लिख दिया तो आपको वहां प्रश्न संख्या दे देना है। मान के चलिए प्रश्न संख्या 2 में पूछा तो आपको लिख देना है प्रश्न संख्या 1 या 2 और नीचे क्या लिख देना है, उत्तर। और ये चौथाई से आपको हल्का डिस्टेंस लेके लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आदरणीय भैया जी सादर प्रणाम और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉमा। और जब भी पत्र कहेगा लिखने के लिए तो याद रखिएगा पत्र हम कहाँ से लिख रहे हैं, एग्जाम हॉल से। ये नहीं कि आप अपने नानी का गांव लिख दीजिएगा, आप अपना घर लिख दीजिएगा, नहीं, आपको हॉल का नाम लिखना है कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, एग्जाम हॉल से। और कब लिख रहे हैं उसका यहाँ पे डेट मेंशन कर देना है। ठीक है, और प्रणाम के जस्ट कॉमा लगाइएगा तो आपको जस्ट नीचे छोड़ के लिखना है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप। जब यहाँ मैं है लिखे तो आप यहाँ पे देखिए मैं टर्म देखिए पूरा सीधी लाइन गया। आपको याद रखना है कि इस साइड भी पूरा सीधा रहना चाहिए, है ना, और इस साइड भी हमको पूरा सीधा रखना है। याद रखिए आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रोल निभाएगा तो इस साइड भी हमको सीधा रखना है सर और इस साइड भी हमको सीधा रखना है सर। साथ ही साथ आप जहां से पता लिख रहे हैं वो आपका ये कौन साइड है, मेरा राइट साइड रहना चाहिए सर। और ये पता कहाँ भेज रहे हैं सर, ये आपका लेफ्ट साइड रहना चाहिए, है ना मेरे भाई। यहाँ पे अगर राइट साइड आपको लिखना है और लेफ्ट साइड ऐसे लिखना है और कोशिश करना है कि सीधा में लिखे। ठीक है, पत्र ऐसा हो गया। मान के चलिए आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया एक निबंध और आपके हिंदी में जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर केवल गद्यांश
यानी गद्यांश 20 नंबर का होता है, 2 गद्यांश 10-10 नंबर का और 1 निबंध। यानी अगर हिंदी में गद्यांश और निबंध पढ़ के जाए तो बच्चा कितना नंबर आ जाएगा पता है आपको? 30 नंबर तो इजीली केवल निबंध और गद्यांश से आ रहा है। तो हिंदी में हम लोग का 96 का ही नहीं आएगा, बुक से है, ऑब्जेक्टिव है, व्याकरण, सब हम यूट्यूब चैनल पर करवा ही रहे। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक जुड़ना है और आपके अंदर डर, हिम्मत, टेंशन, डिप्रेशन कुछ नहीं रहना चाहिए, केवल और केवल आपका मेहनत रहना चाहिए। अगर आप दिन रात एक कीजिएगा तो प्रॉपर फिक्स है कि नंबर अच्छा आएगा ही। अब मान के चलिए हम एक निबंध लिखे और निबंध को लगभग 5 पैराग्राफ में लिखा जाता है, यानी 5 हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। सबसे पहले कि मान के चलिए गंगा नदी पे एक निबंध दे दिया और टोटली 10 नंबर का रहेगा। सबसे पहला पैराग्राफ मेरा परिचय है, दूसरा है कि धार्मिक दृष्टि से महत्व, तीसरा है प्रदूषण की समस्या, चौथा लिखे सफाई के लिए चलाए गए अभियान और पांचवा है मेरा निष्कर्ष। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर हम आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए गंगा नदी। तो गंगा नदी में सबसे पहले आपको क्या रखना है कि जब भी निबंध पूछे हम लोग का एक ही टारगेट रहेगा कि 10 में कम से कम सर 10 लाए, क्योंकि निबंध का मेरा 3 साल एक्सपीरियंस रहा बीपीएससी के फील्ड में। हम जब बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें हम निबंध खतरनाक पढ़ के आए और हमको पूरा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस है। तो यानी जब भी आप ये लिखिएगा तो आपको याद रखना है कि आपको चौथाई का डिस्टेंस लेना है सर, और डिस्टेंस लेना ही। और गंगा नदी मान के चलिए प्रश्न संख्या 1 में पूछा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखेंगे? उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर। और यहाँ पे लिखेंगे गंगा नदी। और गंगा नदी का पहला टैगलाइन क्या देगा? पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द जैसे ही लिखेंगे तो हम यहाँ पे दे देंगे बिंदु और इसको अंडरलाइन कर देंगे और पर्यायवाची शब्द गंगा के बारे में लिख देंगे। और जब भी परिचय के बारे में लिखेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इंपोर्टेंट चीज बता दी, जैसे कि गंगा नदी मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है, यहाँ एक लाइन छोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करिए, प्राकृतिक संसाधन है, यह जल का एक प्रमुख स्रोत है, गंगा भारत की सबसे प्रमुख और पवित्र नदियों में से एक है, यह उत्तराखंड राज्य में गौमुख से यानी गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बहुत विद्यार्थी किलोमीटर को KM में लिख देगा, बिल्कुल गलत। हिंदी का परीक्षा हमको हिंदी में ही लिखना है। यह कहाँ बहती है? तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी ऐसे 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 होते हुए, ऐसे आते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आगे जब हम ये परिचय लिख दिए तो आप कहिएगा सर इसमें कैसे हमको 10 में 10 मिलेगा, हम टॉपर से कैसे हट के लिखेंगे? बाबू आप याद रखिए, आप VMS क्लासेस में पढ़ते हैं, यहाँ हम आपको एक एक चीज सिखा के भेजेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ एक इंपोर्टेंट जो लगे उसको अंडरलाइन करना है। क्या करना है बाबू? अंडरलाइन। जैसे कि जल का एक प्रमुख स्रोत है, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए हमको इसको क्या कर लिए? अंडरलाइन कर लिए। अगला है कि गंगा भारत की सबसे प्रमुख और पवित्र नदियों में से एक है, ये भी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको हम क्या कर लिए? अंडरलाइन कर लिए। अगला है यह उत्तराखंड राज्य में कहाँ के निकट बहती है? गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद नदी, इसको भी अंडरलाइन कर लिए। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है, इसको भी अंडरलाइन कर लिए हम। किस किस राज्य से होकर गुजरती है और कहाँ गिरती है तो इसको भी अंडरलाइन कर दिए। इंपोर्टेंट को अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करने का मतलब ये नहीं कि हम वहां जा रहे हैं लेपापोती ऐसे करके घस रहे हैं, आपको घसना नहीं है। ठीक है, आपको एकदम। और एक और बात करता है, बच्चा सब लिखता है ना कभी कभी तो एक चीज गलती कर देता है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता है, समझ रहे हैं? तो वो आपको मतलब करना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए अगला जैसे पैराग्राफ हम लिखे हैं धार्मिक दृष्टि से महत्व, तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में हम एक लाइन छोड़ दिए हैं, इसको कहते हैं गैपिंग लाइन, इसको छोड़ देना है और अगला लाइन यहाँ पे पॉइंट देना है और क्या लिखे हैं? धार्मिक दृष्टि से महत्व। धार्मिक दृष्टि से महत्व हम लिखे हिंदू धर्म के अनुसार गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। बिल्कुल, हिंदू भारत की सबसे पवित्र नदी क्या है? गंगा नदी। जब आप तुम लोग पाप बन जाते हो कहाँ जाते हो नहाने के लिए? गंगा नदी में ही जाते हैं ना हम लोग, और इसलिए इसे गंगा माँ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गंगा माँ, भारत माँ, गंगा माँ कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी में नहाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इस नदी के किनारे हमेशा पूजा और आरती का आयोजन होते रहता है। सर धार्मिक दृष्टि से महत्व तो लिख दिए, अंडरलाइन कैसे करेंगे सर? तो अंडरलाइन करने के लिए हम बता रहे हैं कि जब भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हो तो उसको अंडरलाइन करना है, तब आपको 110 में 10 देगा। मान के चलिए कि हिंदू धर्म के अनुसार गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इन्हें गंगा माँ कहते हैं, तो गंगा माँ इसको अंडरलाइन कर देंगे, है ना? गंगा नदी में नहाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, ये भी एक पॉइंट की बात है, इसको अंडरलाइन कर दिए। और इस केवल और केवल गंगा ही नदी ऐसी है जिसके किनारे हमेशा शाम की शाम क्या होती है?
आरती होता है, इसलिए इसको भी हम क्या कर लिए, अंडरलाइन कर लिए। तो यानी जो इंपॉर्टेंट बात है उसको केवल और केवल एक बार पेन चलाना है, केवल और केवल एक बार, ये नहीं कि जाके वहां पे घस रहे हैं, घसिएगा तो फिर कचरा हो जाएगा ना, इसलिए एक बार चलाना है। और फटाफट देखिए आप लोग ना एक चीज कमी करते हैं, कम से कम आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हैं। आप जो कमेंट करते हैं वो हमको एक मोटिवेशन का काम करता है। जैसे हम लोग आप लोग के लिए मोटिवेशन के लिए बहुत तरह तरह का एग्जांपल देते हैं, तो अगर आप हमको कमेंट करते हैं, इससे क्या होता है कि हमको ये लगता है कि चलो बच्चा मेरा देख रहा है, और कम से कम मेरा भी एक जो सोच है वो सोच में हमको भी और मेहनत करने में मजा आ जाएगा। अगला है कि मान के चलिए, और एक और बात कर रहे हैं, जब ये पेज का आपका प्रॉपर साइज है, ये पेज का प्रॉपर साइज है, और प्रॉपर साइज में आपको पहला लाइन छोड़ देना है और निचला लाइन तक टच कर देना है, ठीक है। चौथाई के इधर भी आपको डिस्टेंस लेना है, चौथाई के इधर भी आपको क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है, याद रखिएगा। अगला हम जब यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे जब निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, तो गंगा नदी भारत की मोक्षदायिनी है, क्या है, मोक्षदायिनी एवं जीवन दायिनी है के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ भी कहा जाता है, बिल्कुल माँ कहा जाता है। यह आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है एवं कृषि क्षेत्र में सिंचाई का क्या काम करता है, काम करता है। जब यहाँ पे देखिएगा, ये तो सबसे निष्कर्ष आ गए, यहाँ पे बीच बीच में एक लाइन गैप छोड़ना, जब आप पैराग्राफ छोड़ रहे हो तो एक लाइन आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। जैसे प्रदूषित क्यों हो रही है उसके बारे में हम लिखे हैं, गंगा में सफाई के लिए कौन कौन योजना चला जा रहा है, तो गंगा के साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे का कार्यक्रम का यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन योजनाएं का पहल की जा रही है। तो जो जो योजना इंपोर्टेंट है उस इंपोर्टेंट योजना को क्या कर लेंगे हम लोग, अंडरलाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पे अंडरलाइनिंग किया है कि नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए अंडरलाइनिंग है कि नहीं, अंडरलाइनिंग है कि नहीं, है कि नहीं, यहाँ पे देखिए अंडरलाइनिंग है कि नहीं, यहाँ पे अंडरलाइनिंग है कि नहीं, समझ रहे कि नहीं मेरी बातों को, है ना। जैसे इनको मोक्षदायिनी कहा जाता है तो जीवन दायिनी कहा जाता है, इसको अंडरलाइन कर देना है। तो आपको ऑल ओवर ये याद रखना है कि जब भी हमसे निबंध पूछे तो आपका सबसे पहला राइटिंग, मेरा ये राइटिंग देखिए तो कैसा लग रहा है आपको, जब यहाँ पे राइटिंग देख रहे हैं तो आप मेरे राइटिंग में एक देख रहे हैं कि हम 1% भी ओवर राइट नहीं किए, 1% भी ओवर राइट नहीं किए, तो आपको भी 1% के लिए ओवर राइट नहीं करना है, ये बात आपको याद रखना है कि आपको भी ओवर राइट बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ आप आगे देखिए, अब आगे देखिए, जब हम लोग निबंध आगे तो मान के चलिए सर एक मैथ, देखो हम आपको एक आवेदन पत्र बता दिए, एक निबंध बता दिए, और एक हम मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर मैथ में कैसे लिखे, मैथ में कैसे लिखे। तो आप यहाँ पे देखिए मैथ में मान के चलिए 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, और ये प्रश्न संख्या मान के चलिए 2 में आपका पूछा है, तो आपको ऊपर लिख देना प्रश्न संख्या 2 और नीचे लिख देना है उत्तर, क्या लिख देना है, उत्तर। और मान के चलिए ये समीकरण दिए दिया तो आपको ब्लैक पेन से लिख देना है समीकरण, क्या लिख देना है मेरे भाई, समीकरण, और ये समीकरण आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो जो कैसे कैसे कर लिए, और जब मेरा लास्ट में आंसर निकलेगा मेरे भाई तो उसको एक बॉक्स में बंद करेंगे, किसमें बंद करेंगे, बॉक्स में, और लास्ट में लिख देंगे ANS और अंडरलाइन कर देंगे। सर आंसर को बॉक्स में क्यों घेरेंगे, आंसर को बॉक्स में इसलिए घेरेंगे ताकि आंसर आपका उड़ के भाग ना जाए। आंसर उड़ का भाग ना जाए मतलब क्या, कि अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीजों का क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। और आवेदन पत्र उस पेज में लिखिएगा, नया पेज में, ये नहीं कि मान के चलिए आंसर लिखते लिखते हम यहाँ चला आया तो हम यहाँ से आवेदन पत्र लिखना स्टार्ट कर दिए, ये आपका गलत बात है। आवेदन पत्र और निबंध हमेशा फ्रेश पेज में लिखा जाता है। मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको भूगोल का भी रखे हैं, हम भूगोल का भी रखे हैं, ताकि आपको ये लगे कि भूगोल में मान के चलिए मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और 5-4 नंबर में पूछ दे, सर 4 में 4 भूगोल में कैसे आएगा, तो बिल्कुल आएगा मेरे भाई। मान के चलिए पहला क्वेश्चन पूछ दिया, गेहूं उत्पादन क्षेत्रों के बारे में बताएं और इसके विस्तार किन किन राज्यों में होते हैं, भौगोलिक दृष्टि बताइए, भारत में इसका क्या महत्व है। एक एक चीज आप क्रिस्टल क्लियर लिखिए। तो हम बोले कुछ नहीं करना है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हो याद रखिएगा, ये आपका कॉपी हो गया तो इस लाइन को कहते हैं फॉल्स लाइन, इस लाइन को कहते हैं फॉल्स लाइन। क्या कहते हैं मेरे भाई, एकदम ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप अगर कीजिएगा तो आप अपने आप से स्किप कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे जैसे हम बोल रहे हैं सेम टू सेम आपको ऐसे वैसे करना है मेरे भाई। आपको यहाँ पे देखना है, इधर भी अंडरलाइन, इतना भी आपको डिस्टेंस लेके चलना है ना, इधर भी आपको डिस्टेंस लेके चलना है, ठीक है। मान के चलिए सबसे पहले हम गेहूं के बारे में लिखे और यहाँ पे मैप बनाएंगे, बनाएगा। मान के चलिए बहुत बच्चा मैप नीचे बनाएगा सारा कुछ के लिखने के बाद, फिर मजा नहीं है। आप ये पूरा देख रहे हो तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में कि बगल में आप मैप दर्शा दिए, यहाँ पे आप भौगोलिक दशाएं दर्शा दिए, यहाँ पे बोते समय का लिख दिए, उत्पादन क्षेत्र लिख दिए, और जो इंपोर्टेंट चीज उसको अंडरलाइन कर दिए, ऊपर गेहूं का परिचय दे दिए। क्यों नहीं देगा 4 में 4, क्यों नहीं देगा 5 में 5, ये बताओ क्या गलती है इस आंसर में, बताइए।
आप लोग तो प्रॉपर एक एक चीज लिख के आओ ना भाई। तो आपको हम बोल रहे हैं ना कि पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग करके भेजेंगे, तब आप बोर्ड में जाइएगा तो आपको भी पूरा हम पूरा आएगा। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि हम दिए कि भारत की सबसे पुरानी सबसे दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, खाद्य फसल है, वो कौन है? दूसरा गेहूं है। और एवं भारत का सबसे दूसरा उत्पादक क्या है? गेहूं उत्पादक है। इसके उत्पादन के लिए मुख्य भौगोलिक दशा है। मुख्य में पहला हम लिखे तापमान 10 डिग्री से 24-25 डिग्री तक चाहिए। 10 चाहिए आपको बोते समय, और काटते समय 25 चाहिए। वर्षा कम से कम 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मृदा यानी मिट्टी जो सॉइल होता है वो जलोढ़ होना चाहिए। हल्की दोमट और मिट्टी होनी चाहिए, है ना। गेहूं के बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। एवं कटाई के समय कितना रहना चाहिए? यानी अर्थात कटाई अर्थात पकने, यानी काटा कब जाता है? पकने के बाद। तो पकते समय कितना होना चाहिए? 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। आपको ये से सब चीज लिख के, और यहाँ पे क्या कर दिए हम, देखिए यहाँ पे हम क्या करिए, अंडरलाइन किए हैं कि नहीं, 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 पकते समय का अंडरलाइन किए हैं कि नहीं। बोते समय 10 से 15, पकते समय 20 से रहनी चाहिए। और गेहूं एक कैसा फसल है? रवि, तो इसको भी अंडरलाइन कर देना है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गेहूं कैसा फसल है? तो रवि। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, तीसी, अलसी, सब कैसा फसल हो जाएगा? रवि फसल। ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे लिखे हैं उत्पादन क्षेत्र। क्या लिखे हैं? उत्पादन क्षेत्र। क्या लिखे हैं मेरे भाई? उत्पादन क्षेत्र। और जब यहाँ पे उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, और बिहार में है। और गेहूं उत्पादन में प्रमुख राज्य है। और उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। और यहाँ पे कॉर्नर में आपको एक मैप बना लेना है, यानी गुजरात से हम स्टार्ट किए हैं और ऐसे ही आपको मैप बना है, गुजरात से स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे इन्हें पूरा तुम बना रहे, काहे हम पूरा बनाए? यूपीएससी बीपीएससी की जब आप लोग आंसर राइटिंग लिखे तो पूरा नहीं बनाता, आप ही बना लेना है। और नीचे लिख देना है गेहूं विस्तार। क्या लिख देना है? गेहूं विस्तार। और यहाँ पे एक बॉक्स बना देना है, इसी बॉक्स में छोटा सा, ये नहीं कि पता लगे तुम पूरा कॉपी में नक्शा बना दिए, तो फिर लिखोगे कहाँ? हम देख रहे हो प्रॉपर एक नक्शा राइट साइड में बना दिए और लेफ्ट साइड में एक एक चीज का हम वर्णन कर दिए। जैसे यहाँ बिहार का उत्पादक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सब प्रॉपर आप मेंशन कर दीजिएगा और इसमें पूरा पूरा नंबर देगा। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बातों को? अगर समझ रहे हैं तो एक कमेंट प्लीज मेरे लिए कर दीजिएगा, है ना। मेहनत करके इतना लिखे हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी से लिखवाए हैं। देखिए आप, देखिए हम पूरा इतना लिख रहे हैं आप लोग के लिए, मतलब हम इतना लिखे हैं ताकि आपको ये पता लगे कि बोर्ड परीक्षा में आखिर कॉपी, बहुत बच्चा ऑफलाइन का बोल रहा था, ऑनलाइन का भी, कि सर कॉपी कैसे लिखे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मान के चलिए रफ, गणित में आपको रफ पेज तो देगा नहीं, गणित में आपको रफ पेज थोड़ी ना देगा बाबू। गणित में अगर आपको रफ पेज नहीं देगा, गणित में आपको रफ पेज नहीं देगा, तो आपको एक और बात बता देते हैं, गणित में अगर आपको रफ पेज नहीं देगा तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप ऊपर लिख दीजिएगा रफ पेज। क्या लिख दीजिएगा मेरे भाई? रफ पेज। अब मान के चलो आप रफ कर रहे हैं, 2 जोड़ 2 इक्वल टू 4, 2 गुने 3 इक्वल टू 6, भाग दे रहे हैं 4 भागा 2 इक्वल टू 2, x² - 3x + 2 का कह रहा है कि सब ABCD ज्ञात करे, D बराबर B², ऐसे करके आप रफ कर दिए। और यहाँ पे रफ करते करते आपका पूरा पेज भर गया। जब आप कॉपी बना लीजिएगा तो एंड में क्या कर देना भाई? एंड में आपको क्या कर देना? एंड में आपको क्या कर देना मेरे भाई? एंड में आपको पूरा क्रॉस कर देना है, मतलब ऐसे क्रॉस कर देना है। क्यों क्रॉस कर देना है? रफ पे जैसे आप लिख लिए, पूरा रफ कर लिए, तो एंड में क्या कर देना? ऐसे करके रफ कर देना है। रफ कट कर देना है। कट इसलिए कर देना है ताकि आपके रफ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे, आपके रफ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। रफ आपको कॉपी के पीछे लिखना है, साथ साथ ऊपर क्या लिख देना है? रफ पेज लिख देना है। ठीक है, उसको आप काट देते हैं। आगे देखिए, अब मान के चलिए अब कॉपी यहाँ पे लिख दिए, पेज नंबर 8 पे आपका कॉपी समाप्त हो गया और गणित में ग्राफ पूछ दिया लास्ट में, तो आपको यहाँ क्या लिख देना है? आगे। ठीक है, और तीर का निशान क्या कर देना है? लगा देना है। क्या कर देना है? तब मतलब मास्टर, आपके टीचर जो कॉपी चेक करेंगे उनको पता लगेगा कि बच्चा आगे लिखा है और वो ग्राफ बनाया है। तो मतलब आपको इसी तरह आपको पूरा आंसर राइटिंग लिखना है। और कोशिश कीजिएगा कि वहां पे गलत नहीं करने का। 2 पेन का आप यूज कीजिएगा, एक काला पेन का यूज कीजिएगा, एक आप ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। काला पेन थोड़ा बहुत अंडरलाइनिंग में, थोड़ा बहुत कुछ हेडिंग वगैरह में, ठीक है, कुछ बार मतलब हेडिंग वगैरह करने में। साथ ही साथ अगर मान के चलिए और आंसर जब भी लिखो नया आंसर, तो कोशिश करना एक फ्रेश पेज में लिखने का। मान के चलिए कि यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यहाँ नीचे तक, अब 4 लाइन बच चले तो हम नया पेज में चल जाएंगे। ये नहीं कि 4 पेज में आप आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास पेज प्रॉपर रहेंगे। और ठूस ठूस के नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास पेज प्रॉपर रहेंगे। निबंध, आवेदन पत्र पूरा फ्रेश पेज में लिखना है। अगर आपका आंसर लिखते लिखते नीचे का 4 लाइन ही बचा तो उस पेज को छोड़ देना है, नेक्स्ट पेज में नया आंसर लिखना है। ठीक है, गलत नहीं करना है, कचरा नहीं करना है, और चौथाई से हट के लिखना है, चौथाई से हट के लिखना है। ठीक है, तो आई होप, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को समझ के आंसर राइटिंग के लेके एक एक क्वेश्चन क्लियर डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो
फिर अभी हम व्याकरण का क्लास, बुक का क्लास प्रॉपर चलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है मेरे भाई।